तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, यदि इस समास का संक्षिप्त रूप करेंगे, संक्षिप्त छोटा संक्षिप्त रूप होगा तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, और अगर इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति आ जाएगी, विभक्ति का आगमन होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रसोई घर, तो पूरा शब्द लिख दिया रसोई घर, तो विभक्ति का क्या हुआ है यहाँ पे लोप, और रसोई के लिए घर, तो विभक्ति क्या हो गई है, आ गई है, विभक्ति आ गई। तो इसमें देखो ये जो तत्पुरुष समास है, इस समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, द्वितीय पद। कैसे पहचानोगे कि द्वितीय पद प्रधान होता है, देखो मैंने लिखा धारा और एक लिख दिया मैंने जल, अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जलधारा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये पद प्रधान है या ये पद प्रधान है, कैसे पता चले कि कौन सा पद प्रधान है, इसका हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। वाक्य में प्रयोग करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति बता देगा कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। लेकिन तत्पुरुष समास में कैसे पहचानेंगे कि द्वितीय पद क्या होगा, प्रधान होगा, इसका वाक्य में प्रयोग करो। तो देखो वाक्य में प्रयोग करेंगे, जलधारा बह रही है। अब बताओ बह रही है या बह रहा है, क्या आएगा, क्रिया के आधार पर आपको देखना है कि चल किसकी रही है, कौन बह रही है। तो यहाँ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये धारा इसके अनुसार क्रिया बनी, जल के अनुसार बनी है क्या, नहीं बनी। तो इसका मतलब कौन सा पद प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया। समझ गए कैसे छांटोगे, जैसे मैंने कहा जल सागर, जल सागर, ठीक है, या रतन सागर। अब इसका वाक्य में प्रयोग करो, रतन सागर देखा या देखी, क्या आएगा, देखा। तो क्या देखा आपने, ये जो देखा है वो किसके आधार पर आया है, सागर के आधार पर। तो आप ये देखेंगे कि क्रिया किस आधार पर बदल रही है, तो देखो क्रिया दूसरे पद के आधार पर बदल रही है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। अब छांट सकते हो, जैसे विद्यालय, उदाहरण देखो इसके, विद्यालय। अब इसका बालक, एक है विद्या और दूसरा क्या है, आलय। कितने पद हैं भैया, दो। दूसरा पद प्रधान कैसे हुआ, देखो विद्या का आलय था या थी, था। तो देखो दूसरा पद छांट सकते हो ना। अब अगर दूसरे पद को छोड़कर पहले पद में ऐसे आ जाए, पहले पद के अनुसार, तो कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, पहला। और अगर इस प्रकार से क्रिया दूसरे पद के अनुसार आ रही है तो कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा पद। छांट सकते हो ना। तो रसोई घर, रसोई घर। अब ये तो क्या हो गया, इसका सामासिक पद, और इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय। किसके लिए आलय है, विद्या के लिए। इसका क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। रसोई का घर क्यों नहीं हो सकता, बताओ। एक है रसोई और एक क्या है, घर। तो घर किसका है, रसोई के लिए है, यानी रसोई बनाने के लिए क्या है, घर है। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा आएगा या गुरु के लिए दक्षिणा आएगी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा।
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। उतार लो। बलि पशु, अब इसमें देखो, इसका विग्रह करो। बलि किसकी हो रही है? यहां पशु की बलि हो रही है। किसकी बलि हो रही है? तो बलि के लिए पशु। संप्रदान तत्पुरुष क्या? बलि पशु होता है, बलि के लिए पशु। अगला है कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष। अपादान में विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? अपादान तत्पुरुष क्या होगा? से या अलग। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह का, कौन सी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा? से का मतलब यहाँ पर अलग होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कर्ज मुक्त, क्या कहा? कर्ज मुक्त। अगर कर्ज मुक्त है तो हम किस से मुक्त हो गए? कर्ज से। कर्ज से क्या हुए हैं? अलग हो गए। कर्ज से अलग हो गए। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से हट गए। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। लिख दो। कर्ज मुक्त, विग्रह क्या हो जाएगा? कर्ज से मुक्त। अब देखो यहाँ पर कर्ज से मुक्त हो रहे हैं तो कर्ज से क्या हो गए? अलग हो गए। अलग का भाव आएगा। किसका भाव आएगा? अलग का। लिख दो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त। एक मिनट आप समझने की कोशिश करें। इधर देखो, अगर मैं इसका समास विग्रह ऐसे कर दूं, ऋण का मतलब भी क्या होता है भैया? कर्ज से मुक्त। तो सही होगा क्या? सही होगा क्या? कर्ज मुक्त। अगर मैं इस ऋण मुक्त का ऋण से मुक्त और एक कर दूं कर्ज से मुक्त, बताओ क्या होगा? ऋण से मुक्त। क्यों? ध्यान दें एक बार, बाद में उतारना। मैंने आपको कल समझाया था कि जो सामासिक पद होते हैं उन्हीं का क्या होगा? विग्रह होगा। सामासिक पदों का ही क्या होगा? विग्रह। जैसे मैंने कहा कमल नयन, तो यहाँ पर आप कमल का मतलब क्या होता है? सरोज भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे? कमल के समान नयन, ये नहीं कर सकते। नयन का मतलब क्या होता है? नेत्र। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कमल के समान नयन, ये ही होगा। इसका विग्रह ऐसे नहीं होगा सरोज के समान नेत्र। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो सामासिक पद है उसी का क्या होगा? विग्रह करते समय प्रयोग किया जाएगा। तो ऋण मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब देखो यहाँ पर पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ते से भ्रष्ट हो सकता है क्या? रास्ते से भ्रष्ट विग्रह हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सामासिक पदों का ही क्या होगा? विग्रह होगा। पथ से भ्रष्ट। देश निकाला, देश निकाला। देश निकाला
देश से निकाला। देश से निकाला। पदच्युत। पद से च्युत। इसका मतलब होता है हटना, भटक जाना। ये पूछते हैं धर्म विमुख। धर्म विमुख। अब इसका विग्रह करो, आप विग्रह करो। धर्म से विमुख ऐसा ही क्यों आया? क्योंकि सामासिक पदों का ही क्या होगा? विग्रह करते समय प्रयोग होगा। धर्म से विमुख। धर्म से विमुख। धर्म से हट जाना, ठीक है, धर्म से अलग हो जाना। जैसे आप भक्ति नहीं करो या फिर कोई अपना धार्मिक कार्य नहीं करे, या फिर जैसे अभी आपका जो कर्म है वो क्या है? पढ़ना। तो आपका धर्म फिलहाल क्या है? पढ़ाई करना। तो आप अगर इससे हट जाएं तो आपको कोई क्या कह दे कि धर्म विमुख होने की कोशिश मत करो। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह क्या है? संबंध के का, के, की। देखो जैसे राजपुत्र। राजपुत्र तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजकुमारी। यहाँ राजा की कुमारी नहीं कर सकते, राजा की पुत्री नहीं कर सकते, राजा की कुमारी। राजा की कुमारी। प्रेम सागर, राजमाता, अमचूर। भाई इसमें वो डाल रहे, स्याही खत्म हो गई। लिखो आप प्रेम सागर। प्रेम सागर विग्रह कर दो, प्रेम का सागर। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की। प्रेम सागर। प्रेम का सागर। प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की। राजमाता, राजा की माता। राजा की माता। अमचूर। क्या हो जाएगा? विग्रह करो। रामचरित। आम का चूर और राम का चरित। राम का चरित। चरित यानी, चरित का मतलब चरित्र होता है। क्या? चरित ही बनेगा। सामासिक पद के आधार पर क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। नहीं, चरित
चरित का मतलब चरित्री होता है। आपका ध्यान कहाँ है? पहले इधर देखो, मैंने क्या कहा कि सामासिक पद के आधार पर ही क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। वो गलत हो जाएगा। अगर ये दे रखा है ना राम का चरित, ये क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? हाँ, हाँ, ये वाला, ये दोनों ही सही है। ये दोनों ही क्या है? सही। चरित का मतलब भी क्या होता है? चरित्र होता है। आगे देखो, अधिकरण तत्पुरुष। आप ध्यान दे लिया करो, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता। मैंने 4 बार रिपीट कर दिया इस चीज को कि पद जो है उसी के अनुसार क्या होगा? सामासिक विग्रह होगा। अगला तत्पुरुष समास, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या होंगे? में, पे और पर। पे का मतलब भी पर ही होता है। अब आप विग्रह खुद करना इस पे, ठीक है? वनवास, इसका कैसे कर दिया आप? ऐसे क्यों नहीं किया कि वन में रहने वाला? वास का मतलब रहने वाला होता है, तो आपने इसमें वन में वास क्यों किया? सामासिक पदों के आधार पर। वन में वास, वन में वास। जलमग्न, जल में मग्न। मग्न का मतलब डूबना। मग्न का मतलब होता है डूबना। हाँ, हो जाएगा। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। जीव दया, जीव दया, जीव पर दया। अगर मैं ये कर दूं कि जीवों पर दया, गलत है। जीव दया, जीव पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। लिख दो, ध्यान मग्न, प्रेम मग्न। ध्यान मग्न। विच्छेद करो इनका, वो सॉरी, विग्रह करो। घुड़सवार, घुड़सवार, घोड़े पर सवार या घुड़ पर सवार। इसका देखो ज्यादा निकट तो क्या होगा? घुड़ पर सवार। और वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, घोड़े पर सवार। तो देखो, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, ज्यादा मत डूबना। ध्यान में मग्न, घोड़े पर सवार। धृतान्न, इसको स्टार लगा लो, आया हुआ है। धृतान्न यानी धृत धन अन्न। संधि भी पूछ सकते हैं। कौन सी संधि हो गई इसमें? बताओ।
कौन सी संधि हो गई? यहाँ पर क्या है? ए। और यहाँ पर क्या है? ए। दोनों मिलकर क्या हो गए? और आग की मात्रा किसके लग गई? तय के। तो धृतान्न, धृत यानी घी, धृत में डूबा अन्न, धृत में डूबा अन्न। इसका विग्रह एक और होता है, धृत यानी घी, घी में पका अन्न, उसको क्या बोलते हैं? धृतान्न। इसको मिटा दूं? अगर केवल ये शब्द आ जाए कि धृतान्न में कौन सा समास है तो कौन सा है? तत्पुरुष समास। और अगर तत्पुरुष में भी भाग पूछे तो कौन सा है? कौन सा है? अधिकरण। ये तो पहले लिखा था, अब कौन सा चल रहा है? अधिकरण चल रहा है। अगला लिखो, कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, ये भी पूछते हैं, कवियों में श्रेष्ठ। इसका विग्रह ऐसे ही होगा। हाँ, अगर इसका विग्रह ऐसे आए ना कि कवि में पुंगव, तो भी क्या होगा? शुद्ध होगा। ठीक है। और ये दोनों आ जाए तो क्या आएगा? कवि में पुंगव, ये ही क्या माना जाएगा? इसका विग्रह माना जाएगा, अगर दोनों दे दे तो भैया तत्पुरुष समास समाप्त। ठीक है। देखो समास के कितने भाग किए थे अपन ने? समास पद के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। पद के आधार पर समास कितने प्रकार के? 4 के। इधर देखो, सबसे पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम। फिर दूसरा कौन सा है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा प्रधान होगा? दूसरा। ठीक है। इसी के कितने भाग हैं? कर्मधारय और द्विगु। इनमें भी कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान है? दूसरा। फिर कौन सा है? द्वंद्व। और फिर कौन सा है? बहुव्रीहि। अब इसमें देखो, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर कौन सा पद प्रधान होगा? और इसमें दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। बस। ठीक है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान? प्रथम पद। और इसमें एक शर्त और है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्ययी होगा और उपसर्ग भी हो सकता है। अगर उपसर्ग लगा हुआ है और दूसरा, देखो मैंने इसको कैसे पहचाने अव्ययी भाव समास को? ये कहता है कि अगर मेरे साथ रहना है तो ना तो मैं बदलूंगा और ना मैं तुझे बदलने दूंगा। कोई सा भी शब्द, देखो मैंने यहाँ लिखा दिन, समझो इसको क्या लिखा? इसका बहुवचन बनाओ। क्या बन गया? मैं कई दिनों से नहीं सोया, बहुवचन बना। फिर मैंने लिखा शक्ति। अब बताओ इसका बहुवचन बनाओ। शक्तियां। रावण के पास अनेक शक्तियां थी, बन रहा है ना? लेकिन इसके सामने मैंने लगा दिया प्रति और इसके सामने लगा दिया यथा। ये क्या है? अव्यय। और ये भी क्या है? अव्यय है। और अव्यय के साथ में उपसर्ग भी है। अब ये अव्यय ऐसे कहता है कि मेरे साथ में दिन तुझे आना है, यानी दूसरे पद जो भी इसके साथ में आएगा तो ये कहता है ना मैं बदलूं ना तुझे बदलने दूं। तो किसकी चली? चली किसकी? प्रति की। यानी कौन से पद की चली? प्रथम पद की चली, इसलिए प्रथम पद क्या हुआ? प्रधान हुआ। चली किसकी? ये तो बेचारा दूसरा तो
निरीह है, ये कह रहा है कि ठीक है मैं तो आ तो जाऊंगा और तू कहेगा वैसे कर लेंगे, तो इसकी नहीं चली, तो पहला पद प्रधान। अब ये क्या बना, यथा शक्ति, ये क्या बन गया, प्रतिदिन। अब इसको बदलो, यथाशक्तियां आपने कभी देखा है क्या, यथाशक्तियां होता है क्या, और प्रतिदिनों होता है क्या, दिन होगा तो ही वो बदलेगा, दिनों बदल जाएगा, यथा लगते ही ये क्या होगा, ये दूसरा शब्द बदलेगा नहीं। इसीलिए कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास। आ गया समझ में। वो कहता है कि तू जैसी है वैसी ही रहना, ठीक है, ये इसको भी ऐसे ही कह रहा है कि तू जैसी है वैसी ही रहना, जैसी है वैसी रह, मेरे साथ में है तो बदलना नहीं है। और अगर मैंने ये लिख दिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, ध्यान दें इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिक्रिया। अब इसको बदलो, क्रिया को बदलो, क्रियाएं हो गई। अगर इसके साथ में लिख दिया तो प्रतिक्रियाएं होती है या नहीं होती, पहले ये बताओ। होती है। उसकी प्रतिक्रिया मेरे समक्ष उन सभी की प्रतिक्रियाएं आई, इसका मतलब ये बदल रहा है, तो ये बदल रहा है तो इसकी चली कहाँ पर, चली क्या इसकी, ये मान ही नहीं रही इसकी बात, तो इसका मतलब यहाँ अव्ययी भाव समास नहीं है, अपवाद नहीं है ही नहीं। तो आगे देखो, कर्मधारय समास पढ़ोगे या द्वंद्व पढ़ोगे या बहुब्रीहि पढ़ोगे। कर्मधारय समास, थोड़ा ध्यान से देखो कौन सा समास है, इसको समझ लो भैया ढंग से। कर्मधारय समास, ये किसका भाग है, तत्पुरुष समास का। लिखो, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होगा, इस समास में दूसरा पद, इसको क्या कहते हैं भैया, दूसरे पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। कौन सा पद, उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा पद प्रधान होगा कौन से समास में, कर्मधारय समास में। दूसरी कंडीशन, विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। दोनों पदों में उपमेय या उपमान का संबंध होगा। उपमेय या उपमान का संबंध होगा। अब लिख लो, विशेष्य जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य, और एक होता है विशेषण, जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है। लिख लो, उपमेय ऊपर लिख देते हैं।
एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। इनको समझ लो। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, यानी श्रेष्ठ, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, यानी सामान्य। अब इनको समझो आप। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कर्मधारय समास आप नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें, एक क्या आया है? विशेष्य। और एक क्या आया है? विशेषण। विशेषण तो आप पढ़ चुके। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता। उसको क्या कहते हैं? विशेषण। और जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है वो वस्तु क्या कहलाता है? विशेष्य। एक होता है विशेषण और एक क्या होता है? विशेष्य। ध्यान दे भैया, मैंने इधर लिखा सर कमल लाल है। कमल लाल है तो लाल कौन है? तो ये लाल तो कमल की क्या हो गई? तो लाल क्या है? विशेषण। ठीक है। और कौन है लाल? कमल। तो ये कमल क्या हो गया? विशेष्य। समझ गए? विशेष्य और विशेषण। ठीक। अब दोबारा से मैं लिख रही हूं, हरी मिर्च। मिर्च कैसी है? तो कौन है हरी? तो मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च क्या है? सॉरी, मिर्च क्या है? विशेष्य। यानी मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मिर्च विशेष्य कैसी है? इसकी विशेषता क्या है? हरी। तो ये क्या हो गया? विशेषण। बोर्ड सफ़ेद है। बोर्ड कैसा है? सफ़ेद। तो यहाँ सफ़ेद तो क्या है? विशेषण। और बोर्ड क्या है? विशेष्य। समझ में आ गया क्या? अब देखो उपमेय और उपमा। ये थोड़ा साहित्य का टॉपिक आ गया कर्मधारय समास में। आप वैसे इनको जानते हो, लेकिन आपने कभी सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता। मैंने लिखा चंद्रमुख। क्या लिखा? चंद्रमुख। अब यहाँ पर जो मुख है वो कैसा है? चांद जैसा। कैसा है? अब यहाँ पर इस मुख की तुलना किससे कर दी हमने? चांद से। किसकी तुलना? अब बताओ, इसमें ये चंद्र यानी चांद सुंदर है या मुख सुंदर है? पहले तो ये देखो, बताओ ज्यादा सुंदर कौन है? चांद है। चांद सुंदर है और मुख भी क्या है? लेकिन मुख से सुंदर कौन है? इसलिए इस मुख की तुलना किससे कर दी? चांद से। भैंस से तो नहीं की। क्यों? क्योंकि भैंस काली है। भैंस क्या है? काली। तो यहाँ पर देखो समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। कोई एकदम काला कलूटा सा आदमी है और उसको आप कह दो कि क्या चांद सा चेहरा है, तो वहाँ समानता है क्या? यहाँ देखो, ध्यान दो, कर्मधारय समास में समानता होनी चाहिए। आपने ये कहा कि चंद्रमुख। अब आप ये बताओ मुझे कि ये मुख की तुलना आपने किससे कर दी? क्या की कर दिया आपने? तुलना। क्या की है? मुख की तुलना किससे कर दी? चांद से। अब देखिए इधर, तो देखो जो श्रेष्ठ वस्तु होती है ना, श्रेष्ठ, जिससे क्या की जाती है? यहाँ किससे तुलना की? किससे तुलना की है? चांद से। तो चांद तो क्या है? और किसकी तुलना की है? वो क्या कहलाएगा? उपमेय। समझे आप? मैंने लिखा मृग नयनी। मृग
नयनी। अब देखो मृग नयनी, यानी ये जो नेत्र हैं वो किसके नेत्रों के समान हैं? यहाँ तुलना हो गई किसकी? नेत्रों की। किससे? मृग के नेत्रों से। तो यहाँ नेत्र तो क्या है? उपमेय। और मृग क्या है? हिरणी सी चाल, हिरणी सी चाल। अब बताओ मुझे हिरणी क्या है यहाँ पर? शाबाश, हिरणी क्या है? उपमान। और चाल क्या है? नागिन से बाल। नागिन तो क्या है? इसमें देखो आप क्या है? नागिन क्या है? और बाल क्या है? झील सी आंखें। झील क्या है? और आंखें क्या है? हकीकत में थोड़ी है, बस तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना की। मुख सही है, चांद सा रोशन चेहरा। अब यहाँ पर चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? उपमेय। और चांद क्या है? उपमान। अब ध्यान दे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब ये पूरा गाना जो भी है उसमें क्या है? उपमेय और जैसे। फिर वो जैसे जैसे करके जो बोलता जाता है ना, वो सब क्या है? उपमेय और उपमान। हाँ सुनो, यहाँ पर देखो चांद का टुकड़ा, इसमें नहीं है। चांद का टुकड़ा बोला है आपने, तुलना नहीं की किसी से भी। नहीं, आपने खिड़की से तुलना की है। तुलना होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया चांद का टुकड़ा। अब इसकी आपने किसी से तुलना की है क्या? इस चांद की टुकड़ा और बता दिया बेचारे को। आप इसको ऐसे कहें कि रमेश का मुख चांद का टुकड़ा है, तो मुख से आपने क्या कर दी? तुलना कर दी। ठीक है, तुलना होनी चाहिए। तो आप बताइए उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। और जिससे की जाती है वो तो क्या? और जिसकी की जाती है वो उपमेय। मोती से दांत, चाहे हो ही नहीं, मोती से दांत। अब बताओ मुझे, मोती से दांत। अब यहाँ पर दांत क्या है? दांत क्या है? और मोती क्या है? उपमान। ठीक है, समझ में आ गया? उपमेय और उपमान। कर्मधारय समास में भैया या तो विशेष्य और विशेषण का संबंध होगा, या फिर किसका संबंध होगा? उपमेय और उपमान। किस में होगा संबंध? दोनों पदों के मध्य। दोनों पदों के मध्य। और कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। कैसे होगा उत्तर पद प्रधान? मैंने लिखा देखो, कमल नयन। क्या लिख दिया? कमल नयन। तो बताओ कमल नयन में क्या हो जाएगा? कमल नयन क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। अगर मैं इसका विग्रह ऐसे करूं, कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन। तो बताओ आपने ये कमल नयन, कमल रूपी नयन, ये कमल के समान नयन, कौन सा विग्रह होगा? कमल के समान नयन। चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल,
चरण रूपी कमल। यानी चरणों को ही हमने क्या बना दिया यहाँ पर, कमल। तो रूप दे दिया किसको, किसको रूप दे दिया, कमल नयन, कमल रूपी नयन। पुरुषोत्तम, देखो अगर इस प्रकार से आ जाए तो है जो का प्रयोग करते हैं। पुरुषों में, पुरुषों में है जो उत्तम, इसको आप विशेष ध्यान रखना, विग्रह होगा तो इस प्रकार से उत्तम किसी को बताया जाए। अब देखो इसको देखो, एक है पुरुष और एक है उत्तम, तो द्वितीय पद प्रधान क्यों हुआ, उत्तम यानी श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है, तो श्रेष्ठ ज़्यादा महत्व किसका है, उत्तम का। क्या चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल ही आएगा। देखो मेरी बात सुनो, चरण रूपी कमल। अब यहाँ जो तुलना की है ना अपन ने, चरण रूपी कमल, जो कमल है ना इसकी तुलना किससे की है, चरणों से कर दी, चरण रूपी कमल। आप ऐसे बोलती हो कि ये आपके चरण कमलों में नतमस्तक करते हैं। हाँ, कमलों में नतमस्तक कर रहा है, वो चरणों में कर रहा है। चरणों में कर रहे हैं, तो चरण का चरणों को रूप दे दिया ना कमल का। चरण है वो कमल के रूप में, हाँ कमल के रूप में है, ऐसे ही आएगा। इसको ऐसे देखो, कमल रूपी आगे देखो, लाल मिर्च, लाल मिर्च। अब यहाँ पर किसका संबंध आ गया, लाल मिर्च। तो बताओ विशेष्य और विशेषण। लाल है जो मिर्च, है जो का प्रयोग होगा, लाल है जो मिर्च। और इम्पोर्टेंट आप लिखो, महापुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। आप ध्यान रखना कि रूपी के रूप में होगा या है जो के रूप में होगा। भव सागर, भव सागर, भव रूपी, भाव रूपी सागर, भाव रूपी सागर। आगे लिखो, कुपुत्र। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कु है ना, ये उपसर्ग भी है। कु क्या है, उपसर्ग। बुरा है जो पुत्र, इसका विग्रह ऐसे भी हो सकता, कु है जो पुत्र। कुसंग, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र।
एक शब्द आ रहा है इसमें, पीतांबर, इसको समझो। पीला है जो, नहीं नहीं नहीं, इसी को तो समझा रही हूं मैं कि आप इसको बहुब्रीहि करेंगे, या अगर केवल एक शब्द आ जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, केवल एक आ जाए पीतांबर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा भैया? बहुब्रीहि समास। और अगर बहुब्रीहि के साथ में कर्मधारय भी दे रखा है, इसको मैंने इसीलिए लिया है कर्मधारय। तो देखो, अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों आते हैं तो आप किसको टिक करेंगे, और अगर ये नहीं है तो किसको टिक करेंगे? अब सुनो, अगर वाक्य में प्रयोग दे दे पीतांबर, अगर इसका विग्रह दे दिया जाए, विग्रह दे पीला है जो अंबर, अगर ये विग्रह आ जाए इसका, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा? यानी अंबर यानी वस्त्र, अंबर का मतलब है वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। वस्त्र कैसे हैं? पीले। अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं? पीले। अगर इसका विग्रह ऐसे आ जाए, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, यानी ये वस्त्र, और जिसके वस्त्र पीले हैं वो कौन है? भगवान विष्णु। अब उसके अवतार कृष्ण भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, ठीक है। समास विग्रह पर डिपेंड करेगा इस शब्द में। अगर समास विग्रह आ गया, पीला है जिसका अंबर में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। और पीला है जो अंबर, तो कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय। यहाँ अंबर की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर कोई अन्य पद निकल गया, वो कौन सा? विष्णु, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये कुछ शब्द हैं जिनके विग्रह पर डिपेंड करेगा। पीतांबर, पीला है जो, और पीला है जिसका अंबर, तो किस में चला जाएगा? ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, अगर ऐसे किया, त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, किसके हैं भैया? तो क्या बन जाएगा? शिव। और शिव बनते ही कौन सा बन जाएगा? बहुब्रीहि शब्द बनेगा, और बहुब्रीहि बनते ही ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तीन नेत्रों का समूह, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। तो कर्मधारय में क्या कौन सा पद प्रधान होगा? कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा, शाबाश। दोनों पदों के मध्य विशेष्य और विशेषण का संबंध, या फिर किसका? उपमेय और उपमान का। उदाहरण और लिखो, राजर्षि, ये शब्द आ जाए, ध्यान दें इधर ब्लैक बोर्ड पर। राजर्षि, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों हैं? तो मैंने दे दिया पीतांबर, ऑप्शन बी कुपुत्र, ऑप्शन सी हरी मिर्च, ऑप्शन डी राजपुत्र। इनमें से आप मुझे ये बताएं कि ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें संधि और समास दोनों एक साथ हैं? शाबाश, कौन सा आ जाएगा? इसको तोड़ो, संधि बन रही है क्या? उपसर्ग है। फिर देखो, हरी मिर्च, ये दोनों का संयोग है। राज और पुत्र का क्या है? संयोग। पीत धन अंबर, अंबर यानी वस्त्र, और पीत यानी पीले। अब यहाँ पर ए आ गया, और यहाँ पर भी क्या है? और दोनों क्या बन गया?
तो शब्द क्या बन गया? तो कौन सी संधि है? तो इसमें पीतांबर में समास भी है और पीतांबर में संधि। अगर इस पीतांबर को हटा के मैं राज ऋषि लिख दूं, राजर्षि, तो बताओ इसमें आएगा या इसमें आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, जिसमें समास और संधि दोनों है। राजर्षि में क्यों? राजधन ऋषि। ऐसे ही देखो महर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है, जो राजा भी है ऋषि भी है। महर्षि, इसमें भी संधि है भैया। तो बताओ विशेषता बता दी, महान है जो ऋषि। और बाकी विशेष्य विशेषण के तो आप कर ही लेंगे। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। 3 समास बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कौन सा? अव्ययी भाव समास, या कौन सा? कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अधमरा में क्या होगा? अधमरा, हाँ, अव्ययी भाव कैसे होगा उसमें? अधमरा। 2 शब्द हैं। आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, अधमरा। घनश्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो। घन के समान श्याम है जो। तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। घन यानी बादल, घन का मतलब है बादल, और श्याम यानी श्याम वर्ण। यहाँ पर श्याम वर्ण जो सांवला है, श्याम का मतलब है सांवला। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। सीमा की विशेषता बता दी, कैसी है? चरम है। विद्याधन, बताओ इसका क्या होगा? विद्याधन, विद्या रूपी धन या विद्या है जो धन? बताओ। शाबाश, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन। अब थोड़ा सा आप विवेचना देख लो, टाइम हो जाए तो बता देना। हो गया? आ गए क्या सर? सुनो इधर देखो, एक तो कौन सा समस्या है? कर्मधारय। एक कौन सा है? अव्ययी भाव। एक कौन सा है? तत्पुरुष। एक कौन सा है? द्विगु। एक कौन सा है? द्वंद्व। और एक कौन सा है?
देखो अगर अन्य पद प्रधान होता है विग्रह करने पर तो कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र तीन है नेत्र जिसके। अब इसके तीन नेत्र चाहे अपने यहाँ पर आ जाए लेकिन अपने को नहीं कहेगा कोई भी, उसका अर्थ क्या निकल रहा है? शिव। ठीक है। षडानन, छह है आनन जिसके, कौन है? कार्तिकेय। ठीक है। तो इस प्रकार से दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन? रावण। तो यहाँ पर चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसके, कौन है? तो द्वंद्व का मतलब देखो, इधर ध्यान दें, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, दोनों ही पद। मैंने लिखा माता पिता। अब बताओ दोनों में से ये कह रहा है कि मैं भी उतना ही भागीदार हूं, ये कह रहा है मैं भी उतना ही, तो दोनों ही प्रधान हुए माता पिता। तो जहां दोनों ही पद क्या हो? प्रधान होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है। और द्विगु, प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। द्वि यानी दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, अब यहाँ पर पंच यानी 5, तो कौन सा आएगा? पंच यानी पहला पद संख्यावाची आते ही कौन सा समास होगा? द्विगु समास। द्विगु समास की विशेषता ये है कि प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास। और जहाँ दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास। और जहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्री। जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, वहाँ पर, और जहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, उपमेय उपमान का संबंध होता है और विशेष्य विशेषण का, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। और जहाँ पर द्वितीय पद क्या हो? प्रधान हो, और कारक चिन्हों की विभक्तियों का क्या हो? लोप हो जाता है, और विग्रह करने पर उनका आगमन हो जाता है, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। कारक चिन्ह द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक ही होंगे, कर्ता और संबोधन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, स्टॉप कर दो।